नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम भूपेश बघेल की। रायगढ़ में सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और सीएम लेलुंगा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद भूपेश बघेल कुंजबोरा गांव पहुंचेंगे, जहां पर पहले पैदल जनसंपर्क करेंगे और फिर चौपाल में जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इस कार्यक्रम के बाद सीएम खरसिया विधानसभा के चपले गांव पे पहुंचेंगे। यहां से सीएम नंदेली के लिए रवाना हो जाएंगे और वे नंदेली में मंत्री उमेश पटेल के घर भी जाने वाले हैं। वहां से खरसिया पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रोड शो करते हुए रात्रि विश्राम करेंगे। 14 सितंबर को खरसिया में समीक्षा बैठक के बाद सीएम का काफिला धर्मजयगढ़ विधानसभा पर पहुंचेगा। सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात आज भी जारी रहने वाली है। इसके तहत लोगों की समस्याएं सुनेंगे। रायगढ़ में भी सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आज दूसरा दिन, जहां पर सीएम भूपेश बघेल जनता के बीच पहुंचेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। और इस तरह से बीते दिनों भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, जब सीएम भूपेश बघेल अपने जनता के बीच पहुंचते हैं, ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हैं और त्वरित निराकरण का रास्ता भी खोजते हैं। सीधे रुक करेंगे रायपुर का, हमारी सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात जो कि आज भी जारी रहने वाली है, आज क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी? बिल्कुल 3 दिनों के रायगढ़ दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज 10 बजे सुबह समीक्षा बैठक होगी। उसके बाद 11 बजे विकास कार्यों का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शुभारंभ करेंगे। 11:05 पर मिनी स्टेडियम लेलुंगा हेलीपैड से रवाना होंगे और 11:25 पर हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान ग्राम कुंजमुरा ब्लॉक तमनार पहुंचेंगे, जिला रायगढ़ आएंगे। यहाँ पर 11:30 से लेकर 12:45 तक दौरा कार्यक्रम होगा। भेंट मुलाकात करेंगे लोगों से, जनप्रतिनिधियों से। 12:50 को वहां से रवाना होंगे और 1:10 चपले मैदान ग्राम चपले पहुंचेंगे। यहां पर भी भेंट मुलाकात करेंगे और उसके बाद में जो है वो अनुसूचित जाति सेवा आजा सेवा सहकारी समिति नंदेली ग्राम पहुंचेंगे और वहां पर जो है वो निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल और स्वर्गीय दिनेश पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। भोजन और आरक्षित समय है। उसके बाद में वो आजा सेवा सहकारी समिति नंदेली ग्राम वहां से प्रस्थान करेंगे और MG कॉलेज मैदान खरसिया आएंगे, वहां पर रोड शो करेंगे और उसके बाद समय आरक्षित है और विभिन्न जनप्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करेंगे। तो जाहिर तौर पर आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों से, आम जनप्रतिनिधियों से और इसके साथ ही अधिकारियों से जो है वो मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो किसानों तक, आम लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, जो परेशानियां किस तरीके की है। जहां जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है भेंट मुलाकात के दौरान जा रहे हैं, वहां पर खासतौर पे बात करें तो स्कूलों की, आत्मानंद स्कूलों की सौगात भी मिल रही है। तो देखने वाली बात होगी कि आज के दौरे में भी क्या इस तरह की कोई मांग की जाती है और कहां पर जो है इस तरह की सौगात मिलती है। जी निश्चित ही शुक्रिया आपका ममता इस जानकारी के लिए। यानी कि सिलसिलेवारी कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का आज जारी रहेगा। और इससे पहले कल प्रदेश व्यापी कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल ने रायगढ़ जिले के लेलुंगा विधानसभा के राजपुर में लोगों से भेंट मुलाकात की है। सीएम ने जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा का भी आशीर्वाद लिया और 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्टेट टॉपर्स को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। लेलुंगा की अंजना कुजूर ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके 4 साल के बेटे के दिल में छेद था, उसकी बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन मुख्यमंत्री की पहल पर चिरायु योजना से उसका इलाज हो सका और अब युवान पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। स्थानीय महिलाओं ने कांसा घास और धान बाली से बनी हैट पहनाकर सीएम भूपेश बघेल का स्वागत किया। 8 तस्वीरें उनके दौरे से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सीएम ने भी हैट बनाने वाली महिलाओं को साड़ी देकर सम्मानित किया। साथ ही रायगढ़ में सामाजिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख और 7500 वर्ग फुट जमीन देने के लिए बेहरा समाज की महिलाओं ने लड्डू से तौलकर सीएम का आभार भी जताया। प्राथमिक स्वास्थ्य जे जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदले जाए, एकर में घोषणा करत। ग्राम बसंतपुर घड़गांव में नवा
गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाए एक घोषणा करा था। दहलुंगा से पतोरा मार्ग में खारू नदी पर नया पुलिया निर्माण की भी घोषणा करा था। गांव कटनपारा से सरियापारा पहुंच मार्ग में खारू नदी में नया पुल की घोषणा करा था। और दहलुंगा शासकीय गैरा गुरु रामेश्वर कॉलेज में नए कमरे के निर्माण और हर संकाय के सीट में वृद्धि करने की घोषणा में करा। और दहलुंगा में नवा इंडोर स्टेडियम भी बनाए जाने की घोषणा करा। तो अच्छी बात आप सबसे करते हुए एक मुलाकात में आप सब आए। रूपधर बैरक नाम से हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम पे हम दान आते जमीन दान आते हैं दान होकर नाम से किए जाके घोषणा करा था। नोट कर लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम दीवान रामेश्वर सिंह के नाम से किए जाएंगे घोषणा। आगे बढ़ते हैं। पिछले 5 दिनों से संघ के तमाम दिग्गज रायपुर में डटे रहे। राजधानी रायपुर में ही 3 दिनों तक संघ की समन्वय बैठक चली, जिसमें संघ प्रमुख पवन भागवत ही नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। अब सीएम भूपेश बघेल ने इस बैठक को लेकर सवाल किया है कि आखिर किस बात का समन्वय चल रहा है। क्या संघ और बीजेपी के बीच आई गहरी खाई को पाटने की कोशिश यहां पर की जा रही है? सूबे में चुनावी माहौल के बीच राजधानी रायपुर में 3 दिनों तक संघ की समन्वय बैठक चलती रही। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संघ की बैठक में शामिल हुए। 3 दिनों तक चली संघ की समन्वय बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने सवाल किया है, क्या संघ और बीजेपी के बीच गहरी खाई हो गई है, जिसे पाटने के लिए बंद कमरे में बैठक हो रही है? समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? इसके पहले जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलते हैं तो बिना समन्वय हो गया, गडकरी हटाते हैं तो बिना समन्वय हो गया। इसका मतलब यह है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में एक लंबी दरार पड़ गई है, एक लंबी खाई है, जिसको पाटने के लिए रायपुर में अधिवेशन करना पड़ा चुपचाप बंद कमरे में। सीएम भूपेश बघेल का इसके पीछे तर्क यह है कि छत्तीसगढ़ में पूरी कार्यकारिणी बदल दी गई है, 15 राज्यों में भी संगठन में बदलाव हुआ है, लेकिन सब कुछ संघ की सलाह के बगैर हुआ है। इसलिए अब गुपचुप तरीके से रायपुर में बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। पूरा कार्यकारिणी बदल जाता है। हम लोग तो प्रदेश के देख रहे हैं, कितने राज्य के, एक दर्जन राज्य के 15 राज्य, कितना है 15 राज्य के प्रभारी बदल जाते हैं। आरएसएस पूछ ही नहीं रहे कि आरएसएस और बीजेपी के बीच एक लंबी खाई खींच गई है, जिस दरार को भरने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में कुछ बयान दे। आखिर एक हफ्ते तक क्या मंथन कर रहे हैं, 3 दिन तक क्या मंथन हुआ? छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाओं में सवाल है कि आखिर मोहन भागवत की अध्यक्षता और जेपी नड्डा की मौजूदगी में संघ किस रणनीति पर काम कर रहा है, कौन सा एजेंडा उसकी बैठकों का मुद्दा है। कहीं ये बैठक चुनावी तो नहीं, लेकिन बीजेपी इसे स्वीकार भी नहीं कर रही है और इनकार भी नहीं। मैंने कहा कि संघ की नियमित बैठक है ये, और बैठक में हर तरह के विषयों पर चर्चा होती है और संघ के ये कार्य पद्धति का हिस्सा है कि बिना जाने, बिना समझे, बिना सुने, ठीक है, किसी प्रकार से बयानबाजी अनावश्यक नहीं करना चाहिए। आरएसएस और भाजपा क्या है ये मुख्यमंत्री जी को मालूम ही नहीं है, और मुख्यमंत्री जी को आरएसएस को जानने के लिए संघ के शाखा में जाना पड़ेगा। तो कुछ दिन पहले संघ के शाखा में जाएं, उसके बाद आरएसएस को जानेंगे। इधर सर कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य का कहना है कि 36 संगठनों के अनुभवों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई निर्णय इस बैठक में नहीं हुआ। सभी संगठनों ने अपने कार्यों का विस्तार से उल्लेख किया, लेकिन अंदर खाने बैठक में क्या हुआ ये सिर्फ संघ ही जानता है, क्योंकि 5 दिनों के मंथन और 3 दिनों के समन्वय के बाद कांग्रेस का सवाल तो वाजिब है कि बैठक में मुलाकात हुई, बताओ भी क्या बात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
आगे बढ़ते हैं, अगली खबर दुर्ग से है, जहां पर रेलवे स्टेशन से एक संदिग्ध यात्री को हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध यात्री को हिरासत में लिया गया, उसके बाद यात्री के पास से 8 सिम कार्ड बरामद किए गए। अलग अलग राज्य के कई आईडी भी बरामद किए गए हैं। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि सेना का बिल्ला, बैच, नेम प्लेट भी जब्त की गई है। लगातार नाम बदलकर ये यात्री ट्रैवल कर रहा था। संदिग्ध व्यक्ति खुद को सेना का जवान बता रहा है। जीआरपी ने केस दर्ज कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है। तो दुर्ग रेलवे स्टेशन से संदिग्ध यात्री को हिरासत में लिया गया। यात्री के पास से 8 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। अलग अलग राज्य के आईडी भी इस व्यक्ति के पास मिले हैं। जीआरपी ने मामला दर्ज कर लिया है। संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ लगातार जारी। आगे बढ़ते बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां पर गुंडागर्दी दिखाना एक युवक को भारी पड़ गया। ग्रामीणों ने इस युवक की जमकर धुनाई कर दी। चाकू लेकर ग्रामीणों को धमकाने की कोशिश कर रहा था युवक। एल्यूमिनियम प्लांट इलाके की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने प्लांट संचालक पर आरोप लगाया कि प्लांट संचालक ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें कि चिरगा ग्राम पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब बात कर लेते हैं धमतरी की। नगरी में पुलिस ने चाकूबाजों का जुलूस निकाला है। विसर्जन कर रहे लोगों को चाकू से धमका रहा था बदमाश और उनका जुलूस निकाला गया है। पुलिस ने आरोपी से चाकू बरामद किए हैं और गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। धमतरी का यह मामला, नगरी में पुलिस ने चाकूबाज का जुलूस निकाला। विसर्जन कर रहे लोगों को चाकू से धमकाने की कोशिश ये बदमाश कर रहा था। आगे बढ़ते बात करेंगे सूरजपुर की। लटोरी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है। सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। आपको बता दें कि 15 एकड़ की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। 2 साल से उसे खाली करने का नोटिस भी लगातार दिया जा रहा था। राजस्व अमले के साथ पुलिस की टीम ने वहां पर पहुंचकर कार्रवाई की है। सूरजपुर की बात करें, लटेरी में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। सूरजपुर जिले में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का आज एक मुहिम शुरू किया गया है, जहां लगभग 6 हेक्टेयर की भूमि थी, शासकीय भूमि थी। और ये जो शासकीय भूमि थी, ये जो लटोरी क्षेत्र है वहां के पुलिस चौकी भवन के लिए जो कैंपस तैयार किया जाता, भवन तैयार किया जाता, उसकी ये भूमि थी। और लगभग 2 साल से लगातार राजस्व अमले के द्वारा नोटिस दिया जा रहा था। यहाँ लगभग दर्जन भर जो अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दिया जाता खाली कराने के लिए, लेकिन ये खाली नहीं होते। ऐसे में जब आज पुलिस विभाग को यहाँ की भूमि की आवश्यकता है, तो राजस्व अमले की टीम मौके पर पहुंची है और अतिक्रमण खाली करने की कार्रवाई फिलहाल जारी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यह अतिक्रमण की कार्रवाई कब तक जारी होती है और दूसरे जो शासकीय भूमि पर जो अवैध रूप से अतिक्रमण किए हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। चलिए अब छत्तीसगढ़ के मौसम के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोरिया, सूरजपुर, जशपुर में बारिश हो सकती है। साथ ही महासमुंद, रायगढ़ का वो क्षेत्र है जहां पर बारिश की संभावना साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बारिश को लेकर छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। कोरिया, सूरजपुर, जशपुर, महासमुंद और रायगढ़ जिले हैं। और दूसरी तरफ अमरकंटक और इससे सटे गोरेला पेंड्रा इलाके में बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के चलते अमरकंटक के आसपास एक बार फिर से तबाही का नजारा सामने आ चुका है। यहाँ किमची से अमरकंटक जाने वाले रास्ते में सिद्ध बाबा के पास पहाड़ों से छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं और मुख्य मार्ग में ये पत्थर आ चुके हैं। पत्थरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और आने जाने वाले वाहनों को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में बनने वाले अमरकंटक के सुंदर नजारों को देखने इन दिनों काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी हमारे संज्ञान में आए हैं, तो अभी देखते हैं बात करके, वहाँ जानकारी आई नहीं है अभी तक, तो उनको निर्देशित करेंगे। अब प्रशासन देखो लगी तो हुई है सभी तरफ इस समय कि भाई कोई घटना ना घटे करके, और एक बार और उन अधिकारियों को निर्देशित करेंगे जाके जहाँ ऐसी घटना ना घटे, थोड़ा सा सर्वे निरीक्षण कर लें।
और उधर कांकेर के अंतागढ़ का लगातार बारिश से हाल बेहाल है। बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर हैं। कई गांव में जल भराव की स्थिति बन चुकी है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कई जगह राहत का काम भी शुरू कर दिया गया है। दुर्गकोंदल क्षेत्र में कोड़ेकुर्सी इलाके में कई गांव पानी से डूब चुके हैं और कई घरों में पानी भर चुका है। दर एसडीएम का कहना है कि प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है दुर्गकोंदल और भानु प्रतापपुर दोनों स्थानों पर। तो एहतियात को देखते हुए सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है, जहां भी फसल क्षति, पशु क्षति या जनधन की हानि हुई है उसकी जानकारी कलेक्ट करने के लिए। दुर्गकोंदल के कुछ क्षेत्र में जल भराव की समस्या देखने में आई है, तो पंचायत के माध्यम से उनको आसपास के समीपस्थ स्थानों में शिफ्ट। और चलिए बात करेंगे शराब दुकान खोलने से पहले होने वाले विरोध की। कांकेर की कोकानपुर में खोलने जा रही अंग्रेजी शराब दुकान का गांव वाले विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर दुकान नहीं खोलने को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की है। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। इधर जिला प्रशासन ने गांव पहुंचकर ग्रामीण से चर्चा करने के बाद दुकान खोलने का निर्णय लेने की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि दुकान खोली गई तो आंदोलन होगा। हम दारू भट्टी बंद कराने के लिए गए हैं। हमारे गांव के अंदर में ना दारू भट्टी खुल रहे हैं, तो दारू भट्टी गांव के अंदर नहीं होना चाहिए। अरे भाई, गांव में दारू भट्टी खुलेगा, कौन से शहर में नहीं खुलती हैं तो हमारे गांव देहात में कैसे खुलेंगे? कोकानपुर बस्ती के अंदर मतलब मेरे घर से 10 मीटर दूरी में मतलब दारू भट्टी खुलना है, तो उसको बंद कराने के लिए। हाँ, घर में पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, जवान बच्चे हैं, और गांव बस्ती अंदर में मतलब दारू भट्टी नहीं होना है ऐसे करके। हम लोग आज कलेक्टेड आए हैं। हमारे गांव में दारू भट्टी खुलने जा रहा है, उसको बंद करवाने के लिए। और पिछले बैठक में शायद प्रस्ताव दिए थे, और उसके बाद हमारे पूरे ग्रामवासी के लोग कहे भी थे कि कुरर नाका से मावली पर हमारे ग्राम के जहां सीमा है वहां तक चुरामा रोड। आगे बढ़ते हैं। कोरबा से बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑनलाइन सट्टा खेलते 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। एशिया कप क्रिकेट में करोड़ों रुपए का ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। एक सट्टेबाज भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 5 मोबाइल सहित करोड़ों का सट्टा पट्टी भी जब्त किया जा चुका है। साइबर सेल और सिटी कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोरबा से खबर आपको बता रहे हैं। ऑनलाइन सट्टा खिलाते 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। एशिया कप क्रिकेट में करोड़ों रुपए का सट्टा ऑनलाइन खिलाया जा रहा था। सट्टेबाजों का सरगना भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। 5 मोबाइल सहित करोड़ों का सट्टा भी जब्त किया गया। साइबर सेल और सिटी कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई।